मोदी सरकार का 3.0 बजट आज पेश हुआ है, लेकिन बजट में क्या कुछ खास है हम समझते हैं इनके जानकारों से। मैडम, इस बार का बजट कैसा रहा, किसके लिए रहा? बजट चूंकि डिक्लेयर हो चुका है और एक बड़ा रोड मैप है ये 2047 विकसित भारत के लिए। जैसे कि एजुकेशन के लिए बताया गया है कि 1.48 लाख करोड़ रुपए का लगभग उसमें पेश किया गया एजुकेशन के लिए। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इसी एजुकेशन बजट में सारे एजुकेशंस हैं, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है और उच्च शिक्षा है। तो ध्यान रखने की बात है कि जो मिड डे मील सरीखी योजनाएं हैं, क्या उस प्रकार की कोई योजना उच्च शिक्षा में दिखने को मिल सकती है? जैसे हॉस्टल्स की बात की गई है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बात की गई है, तो क्या रोड मैप होगा? अब पॉलिसी मेकर्स को ये जानना और ये सोचना समझना बहुत आवश्यक होगा कि वो किस प्रकार का रोड मैप बनाएं इस प्रकार के एजुकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एजुकेशन पे जो बजट है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। कि अग्निवीर जैसी योजना की जो क्रिटिसिज्म आ रही थी पीछे, जैसे वो भी एक बड़ी योजना थी और युवाओं को रोजगार देने की योजना थी, लेकिन उस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है गवर्नमेंट को। तो उस प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म ना हो, तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है अगर हम एजुकेशन की बात करें। साथ ही साथ एजुकेशन में जो एनईपी के चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि 4 साल का बीए यूजी कोर्स किया गया जो कि टेक्निकल एजुकेशन के पैरेलल है। जैसे हम बीए बीटेक इत्यादि की डिग्री भी देखते हैं 4 साल में है, तो उस 4 साल में अभी तो अब से शुरू होने वाला है वो 4 साल का यूजी कोर्स। तो देखने की बात है, समझने की बात है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो बहुत ध्यान से हमको कोई भी योजना और योजना का निर्धारण और नीति नियामक इसी प्रकार से बनाने होंगे कि हमारे जो युवा हमारे हायर एजुकेशन से निकल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी प्लेस हो जाए, उनको जल्दी से जल्दी रोजगार मिल जाए। महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या उम्मीद के अकॉर्डिंग ये जो बजट है वो रहा है? महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारा जो पैसा है, जो बजट है उसका एलोकेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी सोचना जरूरी है कि महिलाओं को अगर हम कैटेगराइज करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाएं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाएं। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाएं जो कि मनरेगा में पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व मानती थी और अपने आप को सेटिस्फाई भी महसूस करती थी, उनको एमएसएमई से कैसे जोड़ा जाएगा? तो उनके लिबर्टी पे, मतलब उनके फ्रीडम पे और उनके कार्य के घंटों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और क्या उनसे जो मनरेगा से जो पैसा उनको मिल रहा था मेहनताना के रूप में, वो एमएसएमई से इंश्योर हो पाएगा कि नहीं? एक तो वो देखना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाओं के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बात की गई है। तो वर्किंग वुमेन अगर मैरिड है तो अकेले नहीं है, उसके बच्चे का बैकअप क्या होगा? अगर वो उसका नवजात बच्चा है तो उसको कहां पे छोड़ रही है? क्या उनके कार्य के घंटों में कुछ बदलाव या कुछ तब्दीली या कुछ सुधार आने की उम्मीद है, या उनको पुरुषों के बराबर ही कार्य करना है? ये सारी बातें, मतलब चैलेंजेस हैं। रोड मैप बहुत अच्छा है लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही वाइड स्प्रेड होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी तैयारी चल रही है। ये बजट कितना अनुकूल है? हाँ, ये जो आम बजट है जिसको हम 2024-25 को बजट आम बजट के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए अगर बजट का ठीक से अध्ययन किया जाए तो ये 2047 को जो हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं उस ओर ही संकेत करता है। क्योंकि इस बजट में मुख्य रूप से जिस पर फोकस किया गया है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, समावेशी विकास के ऊपर फोकस किया गया है। एक चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र में भी है, उसको प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में भी बहुत ही फोकस किया गया है। लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपया उसमें निवेश किया जा रहा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बहुत से रोजगार का सृजन होता है, उसमें भी लगभग जीडीपी का 3.42 के लगभग उसमें व्यय सरकार कर रही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए और विशेष रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं, उसमें मुद्रा योजना जो हमारे यहाँ रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा केंद्र अभी शुरू हुआ है, उसमें 10 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 20 लाख कर दिया है। यह भी एक स्वागत योग्य है। युवाओं के ऊपर कैरियर को लेकर और अपने रोजगार को लेकर एक चिंता स्वाभाविक से है, लेकिन सरकार ने इस बार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप जो ऐसे उच्च और हाई लेवल की जो कंपनियां हैं उसमें सरकार ये रास्ता खोलने वाली है। ये भी एक स्वागत योग्य है। अगर देखा जाए तो ये बजट स्वागत योग्य है और हमें लगता है कि ये बजट को ठीक से अध्ययन अगर किया जाए तो कुछ चुनौतियां हैं इसमें, चुनौतियों को हम देख सकते हैं उसको ठीक से अध्ययन करने के बाद। अभी क्योंकि अभी बजट पेश हुआ, उसका ठीक से अभी हम लोग अध्ययन भी नहीं किए हैं। बिल्कुल, तो चुनौतियां हैं
हालांकि चुनौतियों से निपटा जा सकता है और शानदार बजट रहा। युवाओं के लिए क्या रहा है इस बजट में? मेरा मानना है कि हमारी माननीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और खासकर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो अधिकांश कृषि क्षेत्र पे आधारित है और वहाँ पे उन्होंने फोकस किया है। और मोबाइल सस्ता हुआ है, सोने सस्ते हुए हैं, तो क्या इससे लगता है कुछ अर्थव्यवस्था सुधरेगी? इससे अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे सुधरेगी और मेरा मानना ये है कि केवल सिर्फ एक क्षेत्र को ध्यान देना ये जो है उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से युवाओं को इसमें ज्यादा शामिल करना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में युवा ज्यादा परेशान है। युवाओं के लिए बजट में क्या रहा, क्या उम्मीदें थी? युवाओं के लिए सरकार ने जो एजुकेशन सेक्टर में 1.48 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की है वो हमें लगता है पर्याप्त। यूनिवर्सिटी में फेलोशिप जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है और इसमें सारे एजुकेशन सेक्टर हैं, जैसे प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्सरी, यहाँ तक कि टेक्निकल एजुकेशन भी इसी में आता है। तो जैसी मतलब डिमांड है उस हिसाब से ये मतलब इन्वेस्टमेंट कम ही लग रहा है इस बार। ठीक है, तो जिस तरह से डिमांड है उसके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम समझ लेते हैं क्या उम्मीदें थी बजट से, कैसा रहा बजट? बजट से उम्मीदें काफ़ी अच्छी हैं और बजट जो है अच्छा रहा। इसमें शिक्षा पे जो सरकार ने कहा है कि जो ऐसे छात्र जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसका 3% कंपनसेट जो है सरकार करेगी। यह सरकार द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरा जो एक उम्मीद थी कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी के छात्र हैं, उनको फेलोशिप कुछ मिलनी चाहिए, यह जो है सरकार ने बजट में इसको नहीं उल्लेख किया है। यह अनुमानित है कि हो सकता है कि अगले बजट में या फिर सरकार इस पे ध्यान दे कि जो रिसर्च में जो एलोकेशन है बजट का उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए जिससे गुणवत्तापूर्ण रिसर्च हो सके। और दूसरा हेल्थ सेक्टर में जो सरकार ने कैंसर की दवाएं सस्ता की हैं, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ता किए हैं 15%, यह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का जो है अच्छा कदम है। बिल्कुल, कैंसर एक बड़ा रोग है, बड़ी समस्या है और इससे तमाम लोग लगातार जूझते रहते हैं और ऐसे में दवा सस्ता होने से उन लोगों को भी लाभ मिलेगी। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी समझ लेते हैं क्या उम्मीदें थी बजट से? बजट से जो उम्मीदें थी लगभग फुलफिल हुई हैं, लेकिन अभी इस बार सरकार ने बिहार के लिए भी सोचा है और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की डिमांड भी कर रहे थे नीतीश कुमार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के लिए इस बार बजट के लिए लगभग सोचा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक भी परीक्षा लीक ना हो, क्योंकि उससे भी सरकार की व्यवस्था पैसा संसाधन लगते हैं और फिर वो नुकसान हो जाता है। तो कम से कम पेपर लीक ना हो, जितने भी वैकेंसी आ रही हैं क्लियर हो, टाइम से क्लियर हो। और लगभग सरकार को चाहिए कि जो भी वैकेंसी दे रहे हैं उसका पहले ही से क्लियर कर दे कि एक साल में ये वैकेंसी दिया, इतने में फॉर्म फिल होगा, फिर इतने में एग्जाम आपका हो जाएगा, जैसे कि चुनाव हो जाता है। तो इस तरह की योजनाओं को और थोड़ा सा सोचने की जरूरत है सरकार को। बिल्कुल, तो इन सब विषयों पर सरकार को सोचने की जरूरत है। हालांकि जो बजट है वो ऑल ओवर बहुत बेहतरीन बजट है और बजट को 2047 के उद्देश्य से पेश किया गया है ताकि 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाया जा सके। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।